आज की हमारी कहानी है दिल लगी। हाथ मुंह धोकर राजीव कल्पना के साथ खाना खाने बैठा ही था कि मेड बीना ने भीतर आकर कहा, साहब बाहर एक साहब खड़े हैं, वे अपने आप को मेम साहब का परिचित बताते हैं। अरे तो उन्हें सम्मानपूर्वक अपने साथ क्यों नहीं ले आई? भला यह भी कोई पूछने की बात थी? राजीव ने प्लेट में सब्जी डालते हुए हाथ रोककर कहा। इसके साथ ही उसने कल्पना की ओर देखा। कल्पना चौंक उठी। अचानक उसके शरीर में कंपकंपाहट सी दौड़ गई। उसने सोचा, बिना सूचित किए एकाएक यह कौन आ टपका? हेलो। आगंतुक को यह कहते ही कल्पना हैरान रह गई। सामने खड़े जने के आने की तो उसे स्वप्न में भी आशा नहीं थी। उसे आगंतुक के हेलो का जवाब देने का भी ख्याल नहीं रहा। मंद मंद मुस्कुराता राजीव कल्पना के चेहरे पर आते जाते भावों को ध्यान से देख रहा था। उसके लिए आगंतुक का सिर्फ इतना ही परिचय काफी था कि वह कल्पना का परिचित है। उसने सोफे से उठकर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ आगंतुक से हाथ मिलाया और उसे अपने निकट ही सोफे पर स्थान देते हुए आत्मीयता से बोला, आइए, वेलकम। थैंक यू। आगंतुक ने बेझिझक बैठते हुए कहा। कल्पना अब भी उसे विस्फारित नेत्रों से देखे जा रही थी। वह उत्साह भरे स्वर में बोला, कल्पना, यह क्या, बजाय हमारा इंट्रोडक्शन कराने के तुम मुझे इस तरह देख रही हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। कल्पना ने तुरंत संभल कर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए राजीव से कहा, राजीव, इनसे मिलो, यह है मेरे बचपन के साथी, वह कॉलेज के कमल। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। राजीव ने हंसकर कमल से कहा, और ये है मेरे हस्बैंड एडवोकेट राजीव। कल्पना ने कमल से कहा, जानता हूँ। कमल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इन्हें जानते हैं, लेकिन वो कैसे? कल्पना का दिल तेजी से धड़क उठा और चेहरा पीला पड़ गया। वाह, यह भी खूब रही। कमल ने हंसकर कहा, भूल गई, तुमने अपनी शादी का जो इनवाइट मुझे भेजा था उस पर इनका नाम भी छपा था। ओह, यह तो मैं भूल ही गई। कल्पना ने चैन की सांस ली। मैं यह भी बखूबी जानता हूँ कि भूल जाना तुम्हारी पुरानी आदत है, कमल ने कहा। तो कल्पना ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, लेकिन वह मुस्कुराते हुए आगे बोला, चाय में चीनी या सब्जी में नमक मिर्च डालना भूल जाने पर तुम आंटी से डांट खाया करती थी। क्लास में जो पढ़ाया जाता था वह तुम सहेलियों के साथ गपशप में भूल जाती थी और फिर बाद में घर आकर मेरा भेजा चाट जाया करती थी। कल्पना को कमल का हास परिहास बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका कहा प्रत्येक शब्द उसे भीतर तक बींचता चला जा रहा था, पर प्रत्यक्ष में वह राजीव के सामने अपने चेहरे के भावों पर नियंत्रण पाने की असफल चेष्टा कर रही थी। उसके जीवन में परीक्षा की यह घड़ी भी आएगी, ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कल्पना, लगता है कमल तुम्हारी आदतों से भली भांति परिचित है, या इसीलिए तुम इन्हें लंच का न्योता देना भी भूल गई हो? राजीव ने हंसकर कहा, अब तुम बचपन के दोस्त हो तो यही रहोगे। तुम्हारा बैग कहाँ है? कमल ने कहा, वह अभी बाहर कार में है, मैं भुगतान करके लेकर आता हूँ। दोनों ना जाने क्यों कमल को छेड़ने पर तुल गए थे। कल्पना अपनी भूल पर अत्यधिक लज्जित हो उठी। इसके साथ ही वह मन ही मन राजीव पर भी झुंझला उठी कि मेरी जान पर बनी है और ये इसी घर में ठहरा रहे हैं। इन्हें छेड़छाड़ की सूझ रही है। अपनी झुंझलाहट, भय और झेप का मिला जुला एहसास मिटाने की गरज से ही वह उनके पास से चुपचाप उठकर कमल के लिए प्लेट आदि लेने रसोई में चली गई। कंपनी के एक काम से दिल्ली आया था। अचानक याद आया कि कल्पना भी तो दिल्ली में ही रहती है। यह याद आते ही यहाँ चला आया। कमल कुछ जोर से बोला और फिर वह टैक्सी का भुगतान करने चला गया। टेबल पर प्लेट रखते हुए राजीव से कहे कमल के ये शब्द सुने तो कल्पना सहसा ठिठक कर रुक गई। उसका भयभीत दिल और भी तेजी से धड़कने लगा।
वह बुरी तरह विचलित हो उठी। कमल को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? उसे दिल्ली में ठहरने के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर स्थान मिल जाता। क्या बिगाड़ा है मैंने कमल का, जो वह मेरे शांत जीवन में तूफान लाने आ पहुँचा है? कितनी कोशिशों के बाद मैं इसे बुलाने में सफल हो सकी थी। अब फिर उसी पीड़ा भरी स्थिति से दोबारा गुजरना पड़ेगा। कमल के सामने राजीव को कभी भी मेरे पूर्व संबंधों का आभास हो सकता है। तब क्या राजीव के दिल में मेरा वही स्थान रह सकेगा जो आज है? मेरा सुखमय दाम्पत्य जीवन क्या विशैले अतीत से सुरक्षित रह सकेगा? तभी कल्पना ने राजीव का स्वर सुना। कमल आ चुका था। वह कह रहा था, बहुत अच्छा किया आपने। चलिए, इसी बहाने आपसे मिलने का मौका प्राप्त हो गया, वरना क्या पता हमारी मुलाकात कभी होती भी या नहीं। लेकिन आप मैरिज के समय कल्पना के यहाँ दिखाई क्यों नहीं दिए? जी हाँ, आप लोगों का विवाह जून में हुआ था और मैं उन दिनों कॉलेज बंद होने के कारण अपने घर बाजपुर गया हुआ था। कल्पना ने मुझे शादी का इनवाइट भी भेजा था, लेकिन अकस्मात दिल का दौरा पड़ने से माँ का निधन हो जाने के कारण मैं विवाह में शरीक नहीं हो सका। कमल के जवाब में कहा, क्षमा कीजिए, यह जिक्र छेड़कर मैंने बेकार आपका दिल दुखाया। राजीव ने खेद भरे स्वर में कहा, कोई बात नहीं। मेरे विचार में तो मर जाने वालों की याद में आंसू बहाना भावुकता के सिवा और कुछ नहीं। कमल ने पहले की सहजता से कहा, डाइनिंग टेबल पर चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। कल्पना ने आकर उनकी बातों का सिलसिला तोड़ दिया। कल्पना देखते ही राजीव के होठों पर फिर शरारत भरी मुस्कुराहट उभर आई। भाई वाह, खाना बनाने के मामले में तो अब तुम बहुत होशियार हो गई हो। लगता है यह सब राजीव की ही करामात है। मटर पुलाव का पहला कौर खाते ही कमल ने कहा, नहीं भाई, मैं वकील हूँ, कोई खानसमा नहीं। राजीव ने हंसकर कहा। सुनकर कमल तो हंसा ही, भयभीत और अपराध बोध से घिरी कल्पना भी एक पल के लिए सब कुछ भूलकर हंस पड़ी। पर दूसरे ही क्षण वह फिर गंभीर हो गई, मानो उसने हंसकर कोई अपराध कर दिया हो। पहला कौर खाते ही कमल किसी भी चीज़ की तारीफ करना ही नहीं भूला था। कल्पना को आज भी याद है, अच्छा खाना मिलने पर तारीफ के पुल बांध देना उसकी पुरानी आदत है। विचारों में कोई कल्पना से थैंक्स कहते भी नहीं बन पड़ा। खाने के बाद राजीव और कमल बाहर बालकनी में रखी कुर्सियों पर आ बैठे। बीना को कमल के रहने का प्रबंध गेस्ट रूम कक्ष में करने का आदेश देने के बाद कल्पना भी बाहर आ गई। तीनों ने वहीं कॉफ़ी पी। काफ़ी रात तक ड्राइंग रूम में मजलिस जमी रही। राजीव कल्पना को बराबर छेड़ रहा था। मौका मिलने पर कमल भी पीछे नहीं रहा। कल्पना समझ नहीं पा रही थी कि क्यों दोनों ही उसे तंग करने पर आमादा हैं। औपचारिकता व सभ्यता के एहसास ने उसे उनके समीप ही बैठे रहने पर विवश कर दिया। कमल को छोड़ने के बाद राजीव के साथ सीढ़ियाँ उतरते हुए कल्पना ने मन पर छाया बोझ कुछ समय के लिए हल्का महसूस किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके विचार उसे फिर कुरेदने लगे। जिस कमरे में वह लेटी पड़ी है, उसी के ऊपर वाले कमरे में एक ऐसा आदमी मौजूद है जो कभी भी उसके सुखी, शांत व हंसते मुस्कुराते दाम्पत्य जीवन को तहस नहस कर सकता है। इस एहसास तले दबी कल्पना राजीव के समीप ही डबल बेड पर लेटी सोने की असफल चेष्टा करते हुए कसमसाती रही। दरअसल राजीव से शादी से पहले कल्पना कमल के पीछे शादी के लिए सोचने लगी थी। दोनों वैसे तो पड़ोसी होने के नाते बहुत मिलते थे, पर कभी प्यार जैसी बात नहीं हुई। कमल ने कभी उसका हाथ तक नहीं पकड़ा। हाँ, जब चाहे वह उसे धौल जमा देता, उसकी चोटी पकड़ लेता, पर सब में दोस्तानापन होता था, प्यार की भावना नहीं। व्हाट्सएप पर उसके आई लव यू मैसेज का वह गोल मोज जवाब, यू आर ग्रेट, यू आर ए ब्यूटी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड करके देता था। कल्पना की सहेलियाँ अक्सर कहती कि उसे पटा ले,
वरना वह उड़ जाएगा या कोई उसे उड़ा ले जाएगा। कल्पना को भी लगता कि उस जैसे हैंडसम लड़के को कौन छोड़ेगा। इसीलिए एक दिन उसने एक एडवेंचरस कार्य करने का प्लान बनाया। कमल का घर पास था। उसके माता पिता कब घर में रहते हैं कब नहीं, उसे मालूम रहता था। एक दिन जब पेरेंट्स बाहर गए हुए थे और वह अकेला था, दिन में कल्पना ने साइड के एक डोर को खोल दिया। रात को जब सब सो गए तो वह उठी। उसने बेहद सेक्सी अंडरगारमेंट्स पहने और ऊपर से शॉल ओढ़ ली। रात के 12 बजे वह अपने घर से निकलकर चुपके से उसके घर के पिछले दरवाजे से उसके घर में घुस गई। कमल के बेड पर पहुंचकर उसने शॉल उतार फेंकी। कमल ढीले ढाले पाजामे में बिना बनियान के लेटा हुआ था। उसने उसे लपक कर बाहों में ले लिया। इससे पहले कि कमल समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने कमल के मोबाइल से 4-5 शॉट ले लिए और एक वीडियो भी चालू कर दिया। वह कमल को अपना प्यार जताना चाहती थी, सब कुछ दे देना चाहती थी। कमल ने संभलने के बाद बेड लाइट लैंप जलाया और कल्पना को इस हालत में देखकर चीखा, होश में आओ कल्पना, यह क्या कर रही हो? होश में तुम नहीं हो जानू। मैं कब से ऐसे मौके की तलाश में हूँ और तुम भाग ही नहीं देते। मेरे पास अब यही रास्ता बचा है कमल, कल्पना ने आधी मदहोशी में कहा। कमल ने उसे एक चांटा मारा और धक्का देता हुआ बोला, यह तुम्हारा पागलपन है कल्पना। हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं पर प्रेमी नहीं। मैं और तुम शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे माता पिता मुझ जैसे ओबीसी के साथ कभी शादी नहीं होने देंगे। मैं अपनी दोस्ती पर तुम्हारे इस पागलपन की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और रहोगी, पर अब घर जाओ, मुझे समझने की कोशिश करो कल्पना। हम बचपन के साथी हैं, जिंदगी भर साथ रहेंगे। इसी तरह राजीव न जाने क्या सोचकर पड़ा पड़ा मुस्कुरा दिया। कल्पना में अचानक आया परिवर्तन उससे छिपा नहीं था। वह अनुभव कर रहा था कि जब से कमल आया है, कल्पना कुछ दबी दबी, उमड़ी उखड़ी और भयभीत सी नजर आ रही है। मानो उसे कमल का आना अच्छा न लगा हो या उसकी तरफ से उसे किसी विशेष खतरे की संभावना हो। सहसा उसने चौंकने का उपक्रम करते हुए कल्पना से पूछा, अरे तुम अभी तक सोई नहीं? न जाने क्यों नींद नहीं आ रही। कल्पना ने उसकी तरफ करवट लेते हुए कहा, लाइट बुझा दो। राजीव ने हाथ बढ़ाकर लाइट का स्विच ऑफ कर दिया और नाइट बल्ब जला दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद वह फिर बोला, कल्पना मैं देख रहा हूँ, जब से कमल गया है तुम कुछ उदास, गुमसुम और डरी सी लग रही हो। तुम्हारी चंचलता न जाने कहाँ गायब हो गई। क्या तुम्हें उसका आना अच्छा नहीं लगा? नहीं तो ऐसा आपसे किसने कहा? कल्पना संभलते संभलते भी चौंक गई। कमल को देखते ही तुम्हारे चेहरे की रंगत उड़ जाना, आंखों में विस्मय की परछाइयाँ झिलमिलाना और पलकों का स्थिर हो जाना, ये सब लक्षण इस बात का संकेत नहीं है। राजीव ने उसे कुरेदा। यह प्रतिक्रिया तो किसी भी पुराने परिचित या मित्र को सहसा सामने देखकर होनी संभव है। खैर छोड़ो, वैसे एक बात कहूँ, राजीव ने लापरवाही से कहा। दरअसल कल्पना को इस प्रकार बात गोल करते देख उसकी चंचलता फिर लौट आई थी। कहिए, कल्पना ने कहा। कमल मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत है और तुम्हारा बचपन और कॉलेज जीवन भी उसके साथ बीता है। कल्पना उसका आशय नहीं समझ पाई, इसीलिए चुप ही रही। तुम्हारी जोड़ी मेरी अपेक्षा कमल के साथ खूब जमती। कल्पना स्तब्ध रह गई। आश्चर्य और भय के कारण बुरी तरह धड़कते दिल के साथ आंखें फाड़े वह राजीव को देखती रह गई। चूंकि नाइट बल्ब राजीव के पीछे था, इसीलिए अंधेरे में डूबे उसके चेहरे के भाव न पढ़ सकने की स्थिति में कोई सही अनुमान नहीं लगा पाई। उसने सोचा वह इसे पति की चंचलता समझे या स्पष्टवादिता।
या अपने और कमल के पिछले जीवन के संबंधों पर व्यंग। एक बार फिर वह भय, आशंका और अपराध बोध के विचित्र स्थिति में फंस गई। यदि राजीव उसके और कमल के पूर्व संबंधों को जान गया है तो आगे की मात्र कल्पना से ही वह सिहर उठी। उसका संपूर्ण शरीर सूखे पत्ते की भांति कांप गया। नाराज हो गई हो क्या? राजीव ने हंसकर पूछा। फिर कल्पना के चेहरे पर पड़ते नाइट बल्ब के मध्यम उजाले में उसकी आंखों में झांकने का प्रयत्न करने लगा। नहीं तो कल्पना ने बलपूर्वक हंसते हुए अपनी नजरें चुरा लीं। अच्छा, अब सो जाओ, रात काफी बीत गई है, कहकर सचमुच राजीव ने पलकें मूंद लीं। वह कब गहरी नींद सो गया, कल्पना को पता ही नहीं चला। भीतर बाहर से थकी हारी कल्पना भी शीघ्र ही सो जाना चाहती थी, पर नींद तो मानो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बंद पलकों में बजाय नींद के अतीत की भूली बिसरी स्मृतियाँ उमड़ घुमड़ रही थीं। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती लड़की थी। उसके पिता कृष्ण गोपाल की खिलौनों की एक दुकान थी। उनके पड़ोसी घनश्याम लाल कमल के सगे मामा थे। घनश्याम लाल के शहर में दूध के डेरों बूथ थे और बहुत अच्छा काम था। वे काफ़ी पढ़े लिखे थे, इसीलिए उसके पिता व घनश्याम घर से बाहर पड़े तख्तों पर घंटों देश की राजनीति और समाज पर चर्चा करते थे। कल्पना कमल को बचपन से जानती थी। हर साल गर्मी की छुट्टियां नैनीताल में बिताने की गरज से कमल का परिवार घनश्याम लाल के यहाँ आकर ठहरता था। दोनों घरों में आंगन एक ही था। वह कमल और उसके दो अन्य भाई बहन एक साथ आंख मिचोली खेला करते थे। वह उनके साथ ही खाने भी बैठ जाती और प्राय रात तो उनके उस बड़े पलंग पर भी जा पहुँचती जिस पर कमल और उसके छोटे भाई बहन सोते थे। वह बिना किसी संकोच के उनके बीच जा लेटती थी। कुछ वर्ष बाद कमल ने कल्पना के साथ ही कॉलेज जीवन में पदार्पण किया था। चूँकि कमल के मामा मामी बे औलाद थे, इसलिए उन्होंने कमल को बजाय हॉस्टल के अपने पास ही रहने के लिए राजी कर लिया था। दोनों साथ साथ कॉलेज जाते, साथ साथ ही घर लौटते। उसके पिता और कमल के मामा जी के बीच गहरी आत्मीयता होने के कारण कॉलेज या घर में उन दोनों के मिलने जुलने पर कोई रोक टोक नहीं थी। कल्पना के मन में यह धारणा बचपन से ही बैठ गई थी कि कमल पर अन्य लोगों की अपेक्षा उसका कुछ विशेष अधिकार है। उस विशेषाधिकार की भावना से कमल पर वह खूब रौब जमाती थी और उस पर ज्यादती भी करती थी। वह सहनशील बनकर उसकी प्रत्येक इच्छा व आज्ञा का पालन करता और जब कभी ऐसा न करता तो कल्पना उसे जो भी सजा देती उसे वह शर्त स्वीकार कर लेता था। प्राय कल्पना की माँ उसके पिता से दबे स्वर में कहती थी, देखो दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। पर कल्पना तब समझदार हो गई थी। माँ की इस बात ने उसके मन में कमल के प्रति उसकी धारणा को और भी मजबूत कर दिया था। उसे पूरा विश्वास था कि कमल ही उसका जीवन साथी बनेगा और उसे स्वयं फिर इस संबंध पर कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, वह माँ के पर को नहीं समझ पाई थी। बीए की परीक्षा खत्म होते ही कमल अपने मामा मामी, उसके माता पिता व उससे विदा लेकर अपने घर चला गया था। चलते वक्त वह उससे यह वादा कर गया था कि शीघ्र ही परिवार सहित लौटेगा। कमल के चले जाने के बाद पहली बार उसे महसूस हुआ था मानो कमल के बिना नैनीताल की प्रत्येक वस्तु व स्थान का आकर्षण फीका पड़ गया है। अपने आप को भी वह अस्तित्वहीन समझने लगी थी। तीसरे दिन उसे कमल का पत्र मिला था। पत्र पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे की उदासी बढ़ती चली गई थी। कमल ने लिखा था कि माँ की तबीयत खराब होने के कारण उसका परिवार इस साल नैनीताल नहीं जा सकेगा। उसने वादा पूरा न कर सकने पर खेद प्रकट किया था।
उसके बाद वह रोती हुई घर आ गई। अगले ही दिन उसे पता चला कि कमल और उसके माता पिता कमल की दादी के देहांत के कारण बाजपुर चले गए हैं। कमल फिर नहीं लौटा। उसके मैसेज पहले की तरह आते रहे। कल्पना को मालूम था कि उसका एडवेंचर कमल के मोबाइल में कैद है, इसीलिए वह भी सामान्य बनी रही। कुछ दिन बाद उसके माँ बाप राजीव को ढूंढ कर लाई तो उसने शादी को तुरंत हाँ कर दी और कमल को आमंत्रण भी भेज दिया। कमल ने मैसेज भी किया कि वह आएगा और तोहफे में एक मोबाइल दे जाएगा, पर शादी पर वह नहीं आया तो कल्पना को हरदम एक अनजाना भय लगा रहता, कहीं कमल उसका भंडाफोड़ न कर दे। आज उसका आना, इस तरह बेतकल्लुफी से मिलना उस पर भारी पड़ रहा था, मगर कल्पना पर तो मानो कोई भूत सवार हो गया था। कमल की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उसने कमल को अनेक उल्टी सीधी बातें कह डाली थी। बेचारा कमल हार कर चुप हो गया था, खून के आंसू रोता। उसका मन चाह रहा था कि कहीं एकांत में पहुंचकर मन की भड़ास निकाल ले, मगर पुरुष होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सका था। कल्पना ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह कमल को दिखा देगी कि नारी का स्वाभिमान कितना बड़ी चीज होती है। राजीव ने वकालत पास करने के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। दोनों ही पक्षों के आधुनिक विचार होने के कारण उनका विवाह बेहद साधारण ढंग से हुआ था। विवाह के दौरान वह खामोशी की प्रस्तर प्रतिमा बनी रही थी। उसने कोई भी आपत्ति नहीं की थी। उल्टा कमल को ईर्ष्या की आग में जलाने के लिए उसने उसे शादी का कार्ड भी भेजा था, पर कमल नहीं आया था। उसका पत्र आया था। उसने लिखा था, कल्पना, तुम्हारे विवाह में सम्मिलित होने पर मुझे बेहद प्रसन्नता होती, पर अकस्मात ही हृदय रोग से ग्रस्त माँ का निधन हो जाने के कारण मैं पहुँचने में असमर्थ हूँ। आशा है मेरी विवशता समझते हुए मेरे न आने को अन्यथा न लेकर क्षमा करोगी। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, कमल। पत्र में पिछली किसी बात का उल्लेख न देखकर सहसा तब उसने ठंडे दिल से सोचा था, कहीं वास्तव में वह कमल के प्रति गलतफहमी का शिकार तो नहीं है। संभव है कमल अपनी जगह पर सही हो। उसने सचमुच में ही कभी उसे मित्र से ज्यादा अहमियत न दी हो। मन में जागे इन विचारों ने उसके दिल से कमल के प्रति समाई पूरी घृणा दूर कर दी थी। इसके बाद तो उसे कमल से कोई शिकवा शिकायत नहीं रह गई थी। तब उसने औपचारिकता के नाते कमल को शोक भरा पत्र भी लिख दिया था। राजीव की समीपता में 1 वर्ष कब बीत गया, कल्पना को कभी इसका एहसास तक नहीं हुआ। आज सहसा 1 अरसे बाद कमल ने उसके सामने आकर उसके मन की शांत झील में फिर से हलचल मचा दी थी। उसके विचारों की लहरों ने तूफानी रूप धारण कर लिया था। कमल को देखते ही उसका सोया हुआ नारी स्वाभिमान पुनः जोश मार उठा था। उसके मन ने भय व अपराध बोध के अधीन सोचा, यदि राजीव यह जान ले कि कॉलेज युग के दौरान उसने केवल कमल को अपना जीवन साथी बनाने के सपने देखे थे, बल्कि कमल द्वारा उसका प्रेम ठुकरा देने पर उसे बुरी तरह लज्जित भी होना पड़ा था, तो वह उसकी दृष्टि में किस कदर अपमानित हो जाएगी। कहीं उसके पास वह वीडियो न हो और वह कीमत वसूल करने आया हो। उस स्थिति में क्या यह अपना सुखी और शांत दाम्पत्य जीवन नष्ट होता सहन कर पाएगी? ऐसा होने के बाद क्या वह जीवित रह सकेगी? वह राजीव की घृणा सह पाएगी? नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। सहसा उसके होंठ कांप कर बुदबुदा उठे। अरे तुम अभी तक नहीं सोई? अचानक राजीव की आंखें खुल गईं। एक बात बताओ, आपने कैसे जाना कि मुझे कमल का आना अच्छा नहीं लगा है? रहने दो, वरना तुम बुरा मान जाओगी। नहीं मानूंगी, आप बताइए। कमल मेरे लिए अजनबी नहीं है, हम दोनों पुराने मित्र हैं। तो क्या आपको सब मालूम है? हाँ कल्पना, मुझे सब मालूम है।
सच पूछो तो हमारा विवाह कमल के जरिए ही हुआ है। राजीव ने दूसरा रहस्य उद्घाटन किया। क्या? कल्पना का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ, यह उन दिनों की बात है जब हमारे रिश्ते की बात चल रही थी। कमल बाजपुर में था। माँ की तबीयत खराब होने के कारण वह नैनीताल नहीं जा सका था। कुछ दिन पूर्व ही मैंने उसे एक पत्र भेजा था जिसमें मैंने लिखा था, यार तुम नैनीताल में पढ़ते रहे हो, क्या इस लड़की के बारे में कुछ बता सकते हो? उत्तर में उसने लिखा था कि अरे यह लड़की तो मेरे साथ ही पढ़ती थी, मैं इसे खूब अच्छी तरह जानता हूँ। उसके मुख से तुम्हारी प्रशंसा सुनकर ही मैंने तुम्हें बिना देखे पसंद कर लिया था। उसने मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया था। बचपन की बातें, जवानी का साथ, अपने प्रति तुम्हारी गलतफहमी सब उसने खुलासा करके बता दिया था। कहकर राजीव फिर कल्पना को निहारने लगा। लेकिन तुमने आज तक मुझसे ये सब क्यों छुपाए रखा? कल्पना ने पूछा। केवल इसीलिए कि तुम अपने आप को मेरे सामने लज्जित न महसूस करो। और आज शाम को नाटक किया, उसकी क्या जरूरत थी? ओह, राजीव हंस पड़ा और देर तक हंसता रहा। फिर बोला, कमल आज दोपहर अचानक दफ्तर में आ धमका था। तब सोचा कुछ दिल लगी ही हो जाए। उसे भी मैंने इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह तुम्हारे सामने अकस्मात पहुंचकर ऐसा प्रकट करे मानो हम दोनों पहली बार ही मिल रहे हैं। तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारी दिल लगी किसी की जान आफत में डाल देगी। कल्पना ने मुखड़े पर कृत्रिम गुस्से के भाव लाकर कहा। दिल लगी कौन सी रोज रोज की जाती है जाने मन, राजीव ने मुस्कुराकर कहा और फिर कल्पना को खींचकर छाती से लगा लिया। कल्पना का भय व अपराध बोध आंखों के रास्ते खुशी के आंसुओं के रूप में बहकर राजीव का गाउन भिगोने लगा। अगली सुबह जब राजीव अपने क्लाइंट्स के साथ बैठा था, कमल ने कल्पना को एक पैकेट दिया और कहा, यह तुम्हारी धरोहर है, मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ, इसे नष्ट कर देना। मैंने संभाल कर सिर्फ इसीलिए रखी थी कि कभी भी तुम्हारे मन में शक न हो। हम दोस्त हैं और रहेंगे, और यह है मेरी शादी का इनवाइट। मैं इसीलिए आया था। तुम दोनों अब शादी में मुंबई आना। शीतल हमारे बारे में सब जानती है, सिवाय इस वीडियो वाले कार्ड के। राजीव तो हाँ कर चुका है, पर मेरा तुम्हारे पर ज्यादा हक है, इसीलिए है कार्ड और मिठाई लो, कहकर उसने कल्पना का माथा चूम लिया। कल्पना को यह क्षण अद्भुत लगा। उस दिन से दिल लगी का बोझ जो दिल पर पड़ा था वह उतर गया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।